के चल रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट। माना M1 तथा M2 द्रव्यमान के कणों के प्रारंभिक वेग U1 व U2 तथा प्रत्यास्थ संघट के पश्चात वेग V1 व V2 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारे प्रारंभिक वेग U1 U2 और टक्कर के पश्चात हो जाते हैं V1 व V2। टक्कर हमारी प्रत्यास्थ यानी पूर्ण प्रत्यास्थ संघट ली है, तो यहाँ रेखीय संवेग भी संरक्षित है और रेखीय गतिज ऊर्जा भी संरक्षित है। तो प्रत्यास्थ संघट के लिए रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से अगर हम देखें तो प्रत्यास्थ संघट के लिए रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। तो इसका मतलब है संघट से पूर्व जितना संवेग है, कुल संवेग है कणों का, संघट के पश्चात भी उतना ही होगा। इसका मतलब है संघट से पूर्व कणों का रेखीय संवेग बराबर होगा संघट के पश्चात कणों का रेखीय संवेग। इट मीन्स M1 U1 ये पहले कण का रेखीय संवेग, दूसरे कण का M2 U2 ये है संघट से पूर्व का कुल रेखीय संवेग। पहले कण का संघट के बाद M1 V1 और दूसरे कण के लिए M2 V2। M1 वाले स्टेप अगर एक साथ ले लें हम और M2 वाले स्टेप एक साथ ले लें तो M1 इधर अगर ले आए तो M1 यहाँ पर आएगा U1 और ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा V1। ये है V2 और ये स्टेप उधर आकर के माइनस का U2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रत्यास्थ संघट में रेखीय गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। तो रेखीय गतिज ऊर्जा के संरक्षण से पहले कण की रेखीय गतिज ऊर्जा है हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर। तो ये हो गई हैं संघट से पूर्व कणों की कुल रेखीय गतिज ऊर्जा। पहले कण की संघट के बाद रेखीय गतिज ऊर्जा हाफ M1 V1 स्क्वायर और दूसरे कण की हाफ M2 V2 स्क्वायर। दोनों में से हाफ कॉमन ले लेते हैं, M1 वाले स्टेप एक साथ ले लेते हैं तो हाफ M1 यहाँ रह जाता है U1 स्क्वायर, ये स्टेप इधर आ जाएगा तो माइनस का V1 स्क्वायर। हाफ M2 टेकन कॉमन, यहाँ बचता है V2 स्क्वायर और ये स्टेप इधर आएगा तो माइनस का U2 स्क्वायर। हाफ टेकन कैंसिल और ये आ जाएगा M1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। उसी फार्मूले से अगर इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं U1 प्लस V1 एंड U1 माइनस V1।
इसी तरह यहाँ लिखा जा सकता है V2 प्लस U2 और V2 माइनस U2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लें हम 2 बाई फर्स्ट, तो देखिए क्या आएगा हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड है M1 U1 प्लस V1 U1 माइनस V1, इस साइड आएगा M2 V2 प्लस U2 और इनटू V2 माइनस U2 अपॉन, यहाँ देखें तो यहाँ आएगा M1 और U1 माइनस V1 और यहाँ आएगा M2 V2 माइनस U2। M2 से M2 ये टर्म कैंसिल, M1 से M1 और माइनस वाला टर्म कैंसिल, तो ऊपर बचता है केवल आपके पास U1 प्लस V1 और बराबर बचता है V2 प्लस U2। ठीक है, इसको इधर ले आए तो U1 माइनस U2 और बराबर आ गया V2 माइनस V1, या इसको अपॉन ले जाएं तो वी कैन से V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 इज इक्वल टू 1। और आप ये देखें तो अभी हमने परिभाषा में देखा था दैट इज कॉल्ड प्रत्यावस्थान गुणांक, इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और इसका मान 1। तो एक तो यहाँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आ जाता है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट के लिए ई का मान यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, परंतु V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 इज इक्वल टू E एंड दैट इज कॉल्ड प्रत्यावस्थान गुणांक। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड ले चुके हैं तो इसको हम लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो अतः प्रत्यावस्थान गुणांक E इज इक्वल टू होता है 1। यहां तक भी प्रूफ करने के लिए हमसे पूछा जा सकता है कि स्पष्ट कीजिए एक विमीय प्रत्यास्थ संघट या प्रत्यास्थ संघट के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान 1 होता है, इसको सिद्ध कीजिए, प्रूफ करिए। तो हमने सबसे पहली वैल्यूज ये फाइंड आउट की हैं। अब हम निकालना चाहते हैं कि संघट के पश्चात V1 और V2 की वैल्यूज कितनी होती हैं। इसको ज्ञात करने के लिए एक तो हमें ये इक्वेशंस का रिक्वायरमेंट होगी, और ये जो दोनों इक्वेशंस हमने ली हैं इनका भी हम इस्तेमाल करेंगे, यानी हम पहले फर्स्ट इक्वेशन का मेनली इस्तेमाल करेंगे। सेकंड थर्ड इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ चूँकि इसका हम यूज़ करेंगे, तो U1 माइनस U2 एंड दैट इज इक्वल टू V2 माइनस V1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसका हम इस्तेमाल करेंगे। एक फॉर्म जिसमें ये पूछा जा सकता है वो हमने अभी तक प्राप्त कर लिया है, और रिजल्ट अब हम ऑब्टेन करने के लिए सेकंड फॉर्म की तरफ मूव कर रहे हैं। इस इक्वेशन का भी हम अलग से वैल्यू लिख रहे हैं अभी यहाँ, U1 माइनस V1 एंड दैट इज M1 इज इक्वल टू M2 और V2 माइनस U2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस थर्ड इक्वेशन से एक वैल्यू अगर हम V1 का मान रख दें तो V2 निकल कर आ जाएगा, V2 का मान रख दें तो V1 निकल कर आ जाएगा समीकरण 1 में। तो हम समीकरण 3 से पहले V2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो समीकरण 3 से V2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास है M1
U1 माइनस V1 और बराबर M2। अब हम निकालेंगे V2 का मान। तो V2 आप यहाँ रहने दीजिए, इसको इधर ले आएँ तो क्या आ जाएगा आपके पास V1 प्लस का, तो V1 प्लस U1 और माइनस U2। V1 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो V1 प्लस U1 माइनस U2 ये वैल्यूज़, और माइनस है हमारे पास U2। ये तो वैल्यू हमने रखी है V2 की, और माइनस हमारे पास है U2। मल्टीप्लाई करें तो M1 U1 माइनस M1 V1, यहाँ देखें M2 V1 प्लस M2 U1, और ये डबल है तो माइनस का 2 M2 U2। अब V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो V1 वाले स्टेप एक तरफ रखिए, बाकी स्टेप दूसरी तरफ। इसको अगर इधर ले जाएं, ठीक, तो V1 कॉमन ले लेंगे। तो पहले इधर हम V1 ले जा करके कॉमन ले रहे हैं, तो V1 टेकन कॉमन, तो यहाँ M1 आ जाएगा प्लस का, और प्लस आ गया M2। बाकी सारे स्टेप इधर ले रहे हैं, तो M1 U1, ये और ये स्टेप एक जगह आ चुके हैं, इधर ले आइए तो माइनस का M2 U1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 M2 U2। इन दोनों में U1 कॉमन, और M1 अपॉन M2 नीचे आ जाएगा, तो V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 और इंटू U1 प्लस 2 M2 अपॉन M1 प्लस M2 और इंटू U2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये आ गया आपके पास V1 का मान। टक्कर के पश्चात पहले कण के लिए वेग आ गया है 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, और साथ में प्लस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1, तो U1 U2 के फॉर्मेट में। अब हमें ज्ञात करना है V2 का मान, तो फिर यही वैल्यूज़ हम रख देंगे। समीकरण 3 से V1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, फिर वैल्यूज़ रखिए M1 U1 माइनस, अब हम V1 का मान रख रहे हैं तो V1 इधर ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज़ उधर, तो ये आएगा V2 माइनस U1 और माइनस माइनस प्लस U2 इक्वल टू M2 V2 माइनस U2। अंदर मल्टीप्लाई करिए तो U1 U1, और यहाँ V2's वैल्यूज़ हैं, तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू रखी है तो M1 U1 और माइनस V1, तो ध्यान दें V1 की जगह हमने रखा है V2। इसको हम इस तरीके से रख लें चूँकि माइनस प्लस का अंतर आ रहा है। अब हम मल्टीप्लाई करें तो M1 U1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, M1 V2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो M1 U1 माइनस आएगा तो M1 U2, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो M2 V2 और माइनस M2 U2। V2 वाले टर्म एक तरफ, यहाँ माइनस है, ये इसको हम इधर ले जाएं और M2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा V2 कॉमन ले लिया है तो आ जाएगा M1 प्लस M2। ये और ये स्टेप आपके बाकी सारे एक साथ हैं, तो पहले देखिए यहाँ पर आ गया 2 M1 U1, ये स्टेप माइनस, ये इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का M2 माइनस M1 एंड U2। M1 M2 से उधर डिवाइड कर दीजिए तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है, तो V2 बराबर 2 M1 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 माइनस M1
बटे m1 प्लस m2 और इंटू u2। तो ये है संघट के पश्चात दोनों वस्तुओं के वेग v1 एंड v2। इनको सीक्वेंस में आप मेमोराइज कर सकते हैं। v1 इज इक्वल टू है 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। इसी तरीके से यहाँ m1 माइनस m2 चूँकि फर्स्ट के लिए है तो m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू u1। सेकेंड के लिए ले रहे हैं तो 2m1 बटे m1 प्लस m2 u1। सेकेंड के लिए लिया है तो यहाँ ये पहले आ रहा है m2 माइनस m1 बटे m1 प्लस m2 इंटू u2। तो इस प्रकार से डायरेक्ट फार्मूला लगा करके भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये एक आर्टिकल फॉर्मेट में पूछने के लिए इम्पॉर्टेंट है ही है। ठीक है, तो इसको आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर तैयार करें। अभी हमने डिस्कस किया एक विमीय पूर्ण प्रत्यास्थ संघट। अगर ये टक्कर 2 डायमेंशनल हो तब क्या कंडीशंस होती हैं, तो उसको यहाँ पूरी तरीके से हम डिस्कस नहीं करेंगे, केवल उसका एलिमेंट्री आइडिया आपको दे करके छोड़ेंगे, जिससे आप उनको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में या कंपटीशन के लिए क्वेश्चंस को आप कर सकें। द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट। ये संघट से पूर्व की स्थिति, ये संघट से बाद की स्थिति। यहाँ पर भी हम किसी एंगल पर शो कर सकते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु इस तरीके से यहाँ पर u1 वेग से आ रही है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ये एंगल हमें गिवन होगा मान लीजिए θ1, ये एंगल हमें गिवन होगा θ2। तो यहाँ पर v1 का वेग का पार्ट होगा v1 cos θ1, और इस दिशा में होगा v1 sin θ1। इसी तरीके से इस डायरेक्शन में होगा v1 cos θ1, और इस डायरेक्शन में होगा v1 sin θ2। इस्तेमाल उसी तरीके से होगा, चूंकि प्रत्यास्थ संघट है तो रेखीय संवेग संरक्षित होगा, लेकिन एक विमीय दिशा में केवल m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 फार्मूला इस्तेमाल हो गया था। लेकिन यहाँ अगर आप रेखीय संवेग संरक्षण लेंगे तो पहले क्षैतिज दिशा में उसको इस्तेमाल करें, एंड देन आफ्टर उसको आप ऊर्ध्वाधर दिशा में इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में अगर देखें तो पहले कण के लिए है m1 u1 cos θ1, इस दिशा में दूसरे कण का संवेग है m2 u2, एंड दैट विल बी इक्वल टू, पहले कण के लिए इस दिशा में देखें तो m1 v1 और क्षैतिज दिशा में है cos θ2 प्लस m2 v2। ये रेखीय संवेग संरक्षण का फार्मूला, इसको हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। ऊर्ध्वाधर दिशा में फिर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ऊर्ध्वाधर दिशा में केवल ये है m1 u1 sin θ1, एंड दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये इसके जस्ट विपरीत दिशा में है तो माइनस m1 v1 और sin θ2। तो इस प्रकार से क्षैतिज दिशा में अलग, ऊर्ध्वाधर दिशा में अलग रेखीय संवेग, और इसी तरीके से गतिज ऊर्जा का संरक्षण लगा करके समीकरणें लगाएंगे और उनको सोल्व करके हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक संघट, और कंपटीशन लेवल पे कई बार इससे क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं। इसी तरह से यदि अप्रत्यास्थ संघट या पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट हमें गिवन है तो वहाँ पर भी हम इसी तरह इक्वेशंस फॉर्म करते हैं,
लेकिन अप्रत्यास्थ संघट के लिए केवल संवेग संरक्षित रहता है, तो वहाँ संवेग संरक्षण से हम समीकरण प्राप्त करेंगे। अगर वो एक विमीय है तो सिंपल एक इक्वेशन भी हमें ऑब्टेन हो रही होगी, लेकिन अगर वो द्विविमीय है तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के लिए 2 इक्वेशंस होंगी। देन आउट उनको सोल्व करके हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक संघट। जल्दी ही मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।